खाने का मसला भारतीय परिवारों में सबसे बड़ा मसला होता है और इस मसले की जिम्मेदारी होती है उस मेंबर के कंधों पर जो घर की रसोई का जिम्मा थामे हुए होता है। और इस घर पर ये जिम्मेदारी थी नैना के कंधों पर। मिश्रा परिवार की इकलौती बहू नैना मिश्रा की शादी को पूरे 12 साल हो चुके थे, पर आज भी नैना डरे सहमे ही रसोई में काम करती थी। हे भगवान, ये मैगी मसाले की पैकेट कहाँ रख दी मैंने? 2 पैकेट मैंने पापड़ के डब्बे में छुपा कर रखी थी और अभी एक भी नहीं मिल रही। मसाले की पैकेट नहीं मिली तो मैं राज की सब्जी में मसाला कैसे डालूंगी? नैना के माथे पर पसीना आ जाता है। वो घबराती हुई यहां वहां मैगी मसाले की पैकेट ढूंढने लगती है, पर उसे कहीं नहीं मिलती। कहीं किसी ने पैकेट यहां वहां तो नहीं करती? नहीं, मम्मी के अलावा किसी ही पता है कि मैं घर में प्याज लहसुन के मसाले भी रखती हूँ। मम्मी से ही जाकर पूछती हूँ। हो सकता है पापा जी के डर से उन्होंने ही मैगी मसाले के पैकेट को छुपा दिया हो। गैस पर चढ़ी हुई आलू दम की सब्जी को पकने के लिए छोड़कर नैना अपनी सास के कमरे में चली जाती है। पहले दरवाजा लगा देती हूँ, वरना बाहर आवाज चली गई तो अभी कलेश मच जाएगा। अरे क्या बात हो गई बहू, कमरे का दरवाजा क्यों लगा रही हो? किसी पड़ोसी का डर नहीं है मुझे, जो बोलना है खुलकर बोलो। अरे मम्मी जी, पड़ोसियों को तो हम संभाल लेंगे, पर बाहर हॉल में जो पापा जी बैठे हुए हैं ना, उनके कानों में हमारी बात चलेगी तो फिर उन्हें कौन संभालेगा? अच्छा, समझ गई। बता क्या बात हो गई? मम्मी जी क्या बताऊं, पापड़ के डिब्बे में मैंने 2 मैगी मसाले के पैकेट रखे थे, मिल ही नहीं रहे। अब क्या होगा? और पापा जी दरवाजे पर बैठे हुए हैं। अगर मैं बाहर गई तो पक्का पूछेंगे मैं क्यों बाहर जा रही हूँ, और लौट कर आऊंगी तो क्या लेकर आई हूँ वो भी दिखाने को बोलेंगे। और अगर मैं किसी तरह कपड़ों में छुपाकर मसाले ले भी आई तो पापा जी का दिमाग तो आप जानती हैं। अरे राशन वाले से जाकर पूछेंगे मेरी बहू क्या लेने आई थी, फिर फंस जाएगी। नहीं बहू बाहर मत जा, रसोई में ही होगा मसाला, कहाँ जाएगा? मतलब आपको नहीं पता कहाँ है मसाले? हे भगवान, मुझे लगा पापड़ के डिब्बे से मसाले के पैकेट तो निकाल कर आप ही ने रखे होगे कहीं। मैंने पूरी रसोई छान मार ली मम्मी जी, मसाले का पैकेट कहीं नहीं है। और मुझे अच्छे से याद है कल रात ही 2 पैकेट रखे थे मैंने डब्बे में। अब क्या होगा मम्मी जी, अगर बिना प्याज लहसुन के मसाले की सब्जी बनी तो राज खाएगा नहीं। आज का नाश्ता प्लेन था तो गुस्से में वो टिफिन भी नहीं लेकर गया। वो कैसी ऐसी सब्जी खाएगा बेटा? बिना प्याज लहसुन की सब्जी तो मैं भी नहीं खाने वाली, तुझे पता है। ये बीमारों वाला खाना मेरे हलक के नीचे नहीं उतरता। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। नैना और मनीषा की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है, पर मनीषा तो पुरानी खिलाड़ी थी, उसे पता था कि ऐसे मैटर को कैसे हैंडल करना होता है। अरे अब ये क्या हो गया आपको? क्यों जान दे रहे हो? हम औरतें अपना पर्सनल मैटर भी डिस्कस नहीं कर सकती क्या? क्या चाहते हो कि बहू अपनी पर्सनल बातें भी ससुर के सामने कहे? जा दरवाजा खोल बहू। पता नहीं औरतों की बातों में क्या सुनना है तेरे ससुर जी को। मान गए मम्मी जी आपको। नैना जाकर दरवाजा खोलती है। सामने अपने हाथों को पीछे की तरफ बांधे मुरारी खड़ा था। अब क्या हो गया जी, दरवाजे पर ही खड़े रहेंगे या बहू को जाने भी देंगे? जा बहू खाना तैयार कर ले। हाँ पापा जी, वो गैस पर सब्जी चढ़ी है ना, जल जाएगी। अच्छा, तो बिना मसाले की सब्जी बना लोगे तुम बहू? मैं सब्जी में मसाले डालती हूँ कितने पापा जी, बस हल्दी मिर्ची और बिना प्याज लहसुन का गरम मसाला। अच्छा, तो फिर ये मैगी मसाले के पैकेट तुम्हारे काम के तो होंगे नहीं? अब मैं आज सुबह तुम चाय के साथ मुझे नमकीन देना भूल गई थी बहू, और राज को स्कूल छोड़ने चली गई। तब मैं रसोई में पापड़ सेकने गया और पापड़ के डिब्बे में मुझे ये मैगी मसाले का पैकेट मिला। पापा जी, ये बिना प्याज लहसुन की मैगी मसाले का पैकेट है, व्रत स्पेशल। पहले बीवी पागल बनाती थी, अब बहू बना रही है। खा जाओ तुम दोनों मिलकर मुझे। प्याज लहसुन फूंक फूंक कर बच्चे को खाना खिलाती हो, फिर कहती हो शैतान हो गया, पढ़ना नहीं चाहता। अरे भाई, जब गलत चीजें खिलाओगी तो व्यवहार तो बुरा बनना ही है। मसाले के पैकेट को मुरारी घर से बाहर फेंक देता है और नैना को बिना प्याज लहसुन के मसाले की ही सब्जी बनानी पड़ती है। दोपहर के 1 बजे दुकान से लौटता हुआ प्रेम राज को स्कूल से लेता आता है। पूरा घर एक साथ खाने पर बैठ जाता है। ये कैसी बेस्वाद सब्जी बनाई है नैना तुमने, कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा। कितनी गंदी सब्जी बनाती हो तुम मम्मा, इससे अच्छी सब्जी घर की मम्मा बनाती है। काश मैं उसके घर में पैदा हुआ होता तो उसके घर के खाने में कितना स्वाद होता है क्या बताऊं। कभी चने की सब्जी लाता है, कभी सुट्टी की सब्जी लाता है। स्वाद तो आएगा ही ना बेटा, वो लोग लहसुन भर भर कर खाना बनाते
और यहाँ तेरे दादाजी को लहसुन से नफरत है। अरे भाई, आयुर्वेद ने तो लहसुन को औषधि बताई है। मेरे पापा से ज्यादा तो कोई भी सात्विक नहीं है, लेकिन फिर भी वो लहसुन खाते थे। तुम्हारे माँ के वालों की बात तो करो ही मत। उन जैसे झूठे मकार तो मैंने आज तक नहीं देखे। अगर उसी वक्त सच्चाई बताई होती कि तुम ऐसी हो तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करता। बस बस पापा, आप दोनों भी क्या बातें लेकर बैठ जाते हैं, हो गया ना बस। कुछ इस तरह मिश्रा परिवार का लंच पूरा होता है, जहां मुरारी मिश्रा को छोड़कर सभी की प्लेट में खाना आधा पौना पड़ा हुआ था। देख रही हो बहू, ये तो पेट भरकर सोने चले गए, भूखे तो मेरे बच्चे रह गए ना। ये तो बेकार की जिद पकड़ लिए पापा जी ने मम्मी जी। ऐसा तो नहीं है कि पूरी जिंदगी में कभी उन्होंने लहसुन को छुआ ना हो। अपनी उम्र में तो सारी अय्याशियां कर ली और बच्चों के वक्त सिद्धांतों की टोपी लेकर बैठ गए। राज धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अगर मैं उसे घर पर उसके मन का खाना बनाकर नहीं दूंगी तो वो बाहर जाकर खाने लगेगा, और बाहर कैसे तेल मसाले का इस्तेमाल किया जाता है ये तो आप जानती है। तो एक काम कर बेटा, आज सब्जी लेने जाएगी ना तो चुपके से 2-4 लहसुन भी ले आना। अच्छे से लहसुन डालकर सब्जी बनाएगी तो राज और प्रेम पेट भरकर खा लेंगे। और तेरे पापा जी के लिए बिना लहसुन की सब्जी बना देना। कौन सा उन्हें पता चलेगा कि बाकियों की कटोरी में क्या है। ठीक है मम्मी जी। अरे पर स्मेल से पापा जी समझ गए तो? अरे उन्हें भयंकर सर्दी है, कुछ समझ में नहीं आएगा, फिक्र मत कर। अपनी सास की सुनकर नैना सब्जी मार्केट जाती है और आलू टमाटर के बीच में 4 लहसुन छुपा कर ले आती है। लहसुन रसोई में तो आ चुके थे, पर अब उन्हें छिलना भी तो था। मुरारी बार बार रसोई के आगे चक्कर काट रहा था, इस कारण नैना लहसुन छिल नहीं पा रही थी। प्रेम के पापा भी ना हाथ है, अगर ये रसोई के सामने चक्कर काटना बंद करेंगे नहीं तो नैना लहसुन छिलेगी कैसे। आपने सीता भाभी से बात कर ली क्या? किस बारे में बात करनी थी? भाभी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है, पर वो शाम को उनके घर में सिलेंडर खत्म हो गया था तो आपको ढूंढ रही थी, मैं आपको बताना ही भूल गई। बस यही तो आदत है आपकी, सारी फालतू बातें गिन गिन कर बताएंगे और इम्पोर्टेंट बात बताना भूल जाती है। अरे भाई, कैसे बिना सिलेंडर के खाना बनाया होगा उन्होंने? अभी जाता हूं उनके यहाँ। यहाँ रास्ता साफ होता है, वहां नैना फौरन लहसुन छीलकर सब्जी तैयार कर लेती है। तेरे पापा तो पड़ोस में गए हैं, जब तक आएंगे तब तक तुम मुझे खाना दे दे बहू, जल्दी से मैं खा लेती हूँ। मनीषा फौरन रात का खाना खा लेती है। फिर राज, प्रेम और नैना भी खाने बैठ जाते हैं। इसे कहता है सब्जी। मजा आ गया नैना, वाह वाह वाह, क्या बात है हमारी नैना की। हाँ मम्मा, आपने आज अच्छी सब्जी बनाई। सुबह मैंने आपसे मिसबिहेव किया था, सॉरी मम्मा। कुछ देर बाद मुरारी हाथ में सब्जी का डब्बा लिए अपने घर लौटता है। अरे तुम सब खाने भी बैठ गए? मैं सीता भाभी के यहाँ से सब्जी लेकर आया हूँ, खा कर देखो, स्वाद ना जाए तो कहना। पापा जी की डिप्लोमेसी सही है। सीता आंटी तो भर भर कर लहसुन डालती है अपने खाने में, यहाँ तक कि उनके यहाँ तो पराठे भी लहसुन से बनते हैं। 36 साल भोगा है मैंने इस आदमी को बहू, क्या मुझे नहीं पता? बाहर वालों के घर के तो कच्चे लहसुन को भी ये गाजर क्या कर खा लेते हैं और घर पर ड्रामा करते हैं। और जैसा मनीषा ने कहा था बिल्कुल वैसा ही निकलता है। सीता के घर से लाई हुई सब्जी में इतना लहसुन था कि नैना तक से खाया नहीं जाता। आप तो कहते हैं पापा जी कि पूरे मोहल्ले में सिर्फ हम ही अपने खाने में लहसुन प्याज का मसाला डालते हैं और कोई नहीं, और ये सीता आंटी के घर की लाई सब्जी में इतना लहसुन नहीं दिख रहा आपको? इतना लहसुन तो मेरे मायके खाने में भी नहीं डलता था। दूसरों को बदनाम करना बंद करो बहू, अपनी सास के साथ रहकर तुम भी ये बातें सीख रही हो। सीता भाभी के घर से खाना खा कर आया हूं मैं, इस सब्जी में तो लहसुन प्याज का नामो निशान तक नहीं है। और इसी तरह नैना के ससुराल में उसके दिन निकल रहे थे। एक सुबह, आज नाश्ते में क्या बना लूं? अरे मुझसे क्या पूछ रही हो, बना लो जो तुम्हें मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। अरे क्या करूं मैं, पापा जी किस तरह नाराज होते हैं, तुमने देखा नहीं क्या? तुम तो दुकान के लिए निकल जाते हो, दिन भर उनकी बातें मुझे सुननी पड़ती है। अरे तो ठीक है, फिर जो बनाना है बनाओ, मेरे लिए कुछ मत बनाना। ये कहकर प्रेम गुस्से में दुकान के लिए निकल जाता है और दुविधा में फंस जाती है नैना। बस अब बहुत हुआ, इस तरह अब रोज रोज का तमाशा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पापा जी चाहते हैं कि चूल्हे पर लहसुन ना बने, तो अब नहीं बनेगा, पर बाकी सभी लोगों को उनकी पसंद का खाना भी मिलेगा। और थैली लिए नैना मार्केट निकल जाती है और मार्केट में लहसुन ढूंढना शुरू कर देती है। ये कितने किलो लहसुन होंगे भैया? ये 10 किलो होंगे भाभी, पर क्यों पूछ रही है? 10 किलो है ना, ठीक है बांध दीजिए। बांध दू पक्का? और चाचा जी ने पूछा तो क्या बोलूंगा भाभी? वही जो सच्चाई है कि मैं 10 किलो लहसुन लेकर गई हूँ।
और आज नैना 10 किलो लहसुन अपने मोहल्ले में लेकर जाती है, जहां मनीषा पहले से उसका इंतजार कर रही थी। ले आई बहू लहसुन, अब बता क्या करना है। एक एक करके सभी के घरों में जाना है, उन्हें 1-1 किलो लहसुन देना है, तभी तो सभी हमारे लिए थोड़ा थोड़ा लहसुन का अचार बनाएंगे ना। दोनों सास बहू मोहल्ले में लहसुन बांटना शुरू करती है और सबसे पहले जाती है सीता के घर। आंटी जी कैसी हैं आप? पापा बता रहे थे आप लहसुन का अचार बहुत अच्छा बनाती है। मुरारी जी भी ना, उनको मेरी तारीफ करने का बहाना चाहिए बस। दे लहसुन मैं बना देती हूँ अचार। वैसे सुषमा भी अच्छा अचार बना लेती है। आपकी बात उन्हीं के तो घर जाना है भाभी, आप फिक्र मत कीजिए। और एक एक करके दोनों सास बहू मोहल्ले के घर जाकर लहसुन बांटना शुरू कर देती है और फिर घर आती है। अरे कहाँ थी आप दोनों? कहीं लहसुन खरीदने तो नहीं चली गई थी? आप फिर शुरू हो गए। ये लीजिए थैली, देख लीजिए क्या है इसमें। अरे छुपा दिया होगा आप दोनों ने। वहां पूरा मोहल्ला बिना लहसुन प्याज के खाना बना रहा है और आप दोनों को लहसुन चाहिए ही चाहिए, इसीलिए तो आज हम यहाँ के यहाँ रह गए। वो तो कुछ दिन में पता चल ही जाएगा। मेरा मतलब है मैं जाती हूँ खाने की तैयारी करने। मम्मी जी बिना प्याज लहसुन वाला खाना। और नैना बनाती है बिना लहसुन की दाल, चावल, आलू की सब्जी। नैना जैसे ही टेबल पर खाना परोसती है, सीता कच्चे लहसुन का अचार ले आती है। अरे सीता आंटी आइए आइए, कैसी हैं आप? सब बढ़िया? वो मैं ये लहसुन का अचार लेकर आई थी आप सबके लिए, खाकर बताइए कैसा बना है। पर पापा तो कहते हैं आपके घर में लहसुन प्याज इस्तेमाल नहीं होता। अरे क्या बेटा, तू भी क्या मजाक करता है? लहसुन प्याज इस्तेमाल क्यों नहीं होगा? मेरे घर पर कोई बीमार थोड़ी ना है, और बिना लहसुन के खाने में स्वाद कहाँ आता है? उस दिन जब आप नहीं आए थे क्या भाई साहब? अरे जब मेरे घर पर डिनर किया था आपने और खाने की बहुत तारीफ करी थी उस दिन भी तो सब्जी में लहसुन ही था। अरे पापा जी क्या कहेंगे इसके बारे में आप? अब ठीक है, मेहमान की लाई चीजों का अपमान नहीं करते। आप ये अचार यहाँ रख जाइए भाभी जी, मैं तो खाता नहीं, बच्चे खा लेंगे इन्हें बहुत शौक रहता है लहसुन का। लो आ गया लहसुन, खाओ सब। जैसे ही सीता निकलती है, सुषमा कच्चे लहसुन का अचार लेकर मुरारी के घर पहुंच जाती है। मुझे पता था मेरे हाथों से कभी काम 19-20 हो ही नहीं सकता। देखिए क्या सही वक्त पर आई हूँ मैं, अचार परोस देती हूँ। राज बेटा लहसुन का अचार खाएगा ना? हाँ हाँ दादी जी। ये तो हद हो गई, जिसे देखो लहसुन ही लाकर परोस रहा। ऐसे एक एक करके मुरारी के घर पर लहसुन के अचार का अंबार लग जाता है। बताइए पापा जी अब क्या करूं? इन अचारों को फेंकूं और किसी की नजर पड़ गई तो पूरे मोहल्ले में ड्रामा हो जाएगा ना। अरे तो रसोई में रखकर रसोई को अपवित्र कर देगी क्या? फेंक दे जा। लहसुन खाकर सिर्फ बुद्धि खराब होती है और कुछ नहीं। ठीक कह रही हूँ ना जी मैं। तो एक डब्बा मुझे दे दो, मैं भी फेंकूंगा दादी। अरे सोसाइटी से निकलवा कर मानोगे क्या तुम सब मुझे? ऐसे तो लहसुन लहसुन करते रहते हो, अब अचार आ गया है तो खा पीकर भूल जाओ और क्या। और आज रात वो होता है जो इतने दिनों से मिश्रा भवन में नहीं हुआ था। आज नैना बिना किसी डर के रसोई में खाना बनाती है और वो भी खुशी खुशी। इतना स्वादिष्ट कच्चे लहसुन का अचार है रसोई में। आज प्रेम खाने के लिए ना नकुर करेंगे ही नहीं, और ना ही राज। मम्मी जी तो खुशी खुशी खाना खाएंगी। रात को सभी मिलकर खाना खाने बैठते हैं। मजा आ गया। क्या खाना बनाया तुमने नैना, सच में? सही है बहू, वाह वाह क्या स्वाद है। मुझे टिफिन में भी यही अचार देना मम्मा। खाना इतना भी अच्छा तो नहीं है जो सभी भर भर कर बहू की तारीफ कर रहे हैं। कहीं बहू ने मुझे कुछ और तो नहीं दे दिया? अगली सुबह भी यही होता है। नैना जानबूझकर अपने ससुर जी की प्लेट के खाने में नाम भर मसाला डालती है और बाकी सभी के खाने को मसालेदार बनाती है। साथ ही सभी के पास लहसुन का अचार भी होता है। बहुत अच्छा खाना है, मजा आ गया मम्मा। अरे काहे का मजा आ गया, मेरे खाने में तो स्वाद ही नहीं है। वो आपका खाना बिना लहसुन का ना पापा जी, जैसे हमारा है। आप ही कहते हैं ना बिना लहसुन का खाना बनाओ वरना घर की बरकत बंद हो जाएगी, इसलिए मैंने रसोई में लहसुन लाना छोड़ दिया है। और इस अचार को तो इस्तेमाल करने के लिए आपने बोला था, आप कहे तो फेंक दूं? मैं क्या कह रहा हूँ पापा, आप एक बार इस अचार को टेस्ट करके तो देखिए। तुम सभी खाओ ऐसी फालतू चीज, मुझे नहीं खानी। नाश्ते के बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं, पर नैना की नजर अपने ससुर जी पर थी जो कि लगातार रसोई में देख रहे थे। लगता है वक्त आ गया है
अब कुछ देर रसोई को पापा जी के हवाले करना ही सही रहेगा। नैना रसोई से निकलकर कपड़े धोने बाथरूम में जाने का ड्रामा करती है। अपनी बहू को बाथरूम की ओर जाता देख मुरारी सरकता हुआ रसोई में जाता है और कच्चे लहसुन के अचार को ढूंढना शुरू करता है। खा कर देखता हूँ आखिर इस अचार में ऐसा क्या है जो इस अचार को खाकर सभी के मुंह से हर वक्त वाह वाह निकलता रहता है। मुरारी जैसे ही लहसुन के कच्चे अचार को खाता है, उसके मुंह का स्वाद ही बदल जाता है। रसोई में खड़े खड़े मुरारी अचार के साथ 3 रोटी खटक जाता है। हॉल में खड़ी मनीषा और नैना ये देख लेती हैं। पापा जी, आपके लिए लहसुन की सब्जी बनाना शुरू कर दूं ना? अरे नहीं बहू, ये क्या कह रही है तू? ये लहसुन का अचार थोड़ी ना है ना जी। अच्छा भाई ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मैं भी इंसान हूँ। पर देखो, इस बारे में किसी से कुछ कहना नहीं। और उस दिन के बाद मुरारी बिना नानुकुर किए प्याज लहसुन का खाना खाना शुरू कर देता है। चंचल खिलदंड स्वभाव की माधवी के जीवन में बस एक ही कमी थी, और वो ये कि वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वैसे तो माँ बाप ने लाड़ प्यार देने और परवरिश करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी एक बच्चे को एक हम उम्र साथी की कमी खलती तो है। धीरे धीरे इस कमी को महसूस करते हुए माधवी बड़ी हो जाती है और उसकी शादी नवीन के साथ हो जाती है। शादी के बाद वो अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन शायद ये अकेलापन उसकी किस्मत की रेखाओं में लिखा हुआ था। ससुराल में भी नवीन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए यहाँ भी ननद देवरानी जेठानी के प्यार छेड़छाड़ और मनुहार से वो दूर ही रही। माँ के घर तो फिर भी मम्मी से मैं हंस बोल लेती थी, अपने मन की बातें कर लेती थी, लेकिन ससुराल में तो मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस होता है। शायद माँ जी भी ऐसे ही अकेलापन महसूस करती होंगी। क्यों ना मैं माँ जी को ही अपनी सहेली बना लूँ। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए माधवी अब अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करती कि वो अपनी सास दामिनी के साथ अच्छे संबंध रखे। वो सास के साथ समय बिताती, उनके साथ बातें करती, लेकिन माधुरी की सास दमयंती एक कड़क स्वभाव की महिला थी। उन्हें बहू का अपने साथ बैठकर यूं बातें करना और हंसना कभी भी फूटी आंख नहीं सुहाया। धीरे धीरे माधवी को ये बात समझ में आ गई कि ससुराल ससुराल ही होता है और सास माँ की जगह कभी नहीं ले सकती। सास के रवैये को देख माधवी धीरे धीरे सिमटने लगी और धीरे धीरे वो भी गृहस्थी में पूरी तरह से रम गई। शादी के कुछ सालों बाद पता नहीं भगवान ने किस नक्षत्र में मेरी कुंडली बनाई थी, ऐसा लगता है अकेलापन कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। जिस तरह मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, वैसे ही मेरा बेटा नमन भी इकलौता ही रह गया। मेरी लाख कोशिश करने के बाद भी भगवान ने मुझे दूसरी संतान नहीं दी। अब उसके भाई बहनों की कमी मैं तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं उसके लिए माँ से ज़्यादा एक दोस्त बन सकूं। इकलौते बेटे की ज़रूरत से ज़्यादा पैम्परिंग करने के कारण नमन का स्वभाव बहुत ही गुस्सैल और झगड़ालू टाइप का हो गया था। लोग जब नमन को इस तरह से गुस्से में चीखते चिल्लाते देखते तो यही कहते कि शायद अकेलेपन के कारण वो चिड़चिड़ा और ज़िद्दी हो गया है। खैर, किसी तरह से अपने बेटे को संभालते माधवी उसे बड़ा करती है। नमन भी पढ़ लिख कर एक नवयुवक बन गया था। नमन शुरू से ही अकेला रहा है और शायद इस अकेलेपन ने ही उसके स्वभाव पर बहुत ज़्यादा असर डाला है। मुझे लगता है उसे एक साथी की ज़रूरत है। उसे एक हम उम्र साथी मिल जाएगा तो शायद उसका गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी कम हो जाए। ऐसा सोचकर माधुरी अपने बेटे नमन की शादी सुप्रिया नाम की एक प्यारी सी लड़की से करवा देती है। शादी के बाद, अरे सुप्रिया, ये क्या तरीका हुआ? तुम यहाँ पर हाथ रखकर बैठी हो और मेरी माँ रसोई में काम कर रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे होते हुए मेरी माँ को काम करना पड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है नमन, मैं आज ही तो शादी करके इस घर में आई हूँ। ऐसे माँ जी से पूछे बिना मैं कैसे रसोई में जाकर कुछ भी बना सकती हूँ? मेरे मायके में शादी के बाद कुछ रस्में होती हैं, उसके बाद ही नई बहू कोई भी काम शुरू करती है। ये काम चोरी के बहाने मुझे मत सुना, और ये तुम्हारा मायका नहीं है। आगे से तुम मुझे काम करती हुई और माँ बिस्तर पर आराम करती मिले तो ज़्यादा अच्छा होगा। अरे सुप्रिया बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और क्या कह रहा था नमन? कुछ बात हुई है क्या? कुछ नहीं माँ जी, आपके बेटे ने पहले दिन ही मेरा धूमधाम से स्वागत किया है। ये स्वागत मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे बेटा, लेकिन हुआ क्या? मुझे चिल्लाने की आवाज़ आई। तुम पर चिल्ला रहा था क्या नमन? माँ जी, आपके बेटे को लगता है कि मैं कामचोर हूँ, इसलिए मैं यहाँ बैठकर आराम कर रही हूँ और आप काम कर रही हैं।
उन्होंने मुझे कहा मुझे शर्म आनी चाहिए कि मेरे होते हुए आप काम कर रही हैं। अरे बावला हो गया क्या ये लड़का? बहू अभी डोली से उतरी है और ये चाह रहा है कि आते ही वो घर के कामों में लग जाए। तू ना उसकी बातों को मन से ना लगाना बेटा, तुझे अभी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू आराम से बैठ, जब तक तेरे सुंदर हाथों में मेहंदी लगी है तो बस मेरे साथ बैठकर बातें करना। काम की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुओं को तो सारा जीवन काम में ही बिताना होता है, कहाँ आराम मिलता है। अभी 2-4 दिन कर ले आराम बेटा। सास की मीठी मीठी बातों से सुप्रिया के मन को बहुत सुकून पहुंचा था, लेकिन फिर भी ससुराल में पहले दिन पति से इतनी कड़वी बातें सुनने के बाद रह रहकर सुप्रिया की आंखों से आंसू गिर रहे थे। अगले दिन सुप्रिया सोफे पर बैठी हुई अपनी सास के साथ बातें करते हुए टीवी देख रही थी। तभी दूसरी तरफ से नमन आता है। सुप्रिया, तुम्हारी माँ ने कुछ भी सिखा कर नहीं भेजा क्या तुम्हें? अरे मेरी माँ के साथ बैठकर टीवी देखने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? अगर माँ सोफे पर बैठी हुई है तो तुम्हें जमीन पर बैठना चाहिए था। तुम मेरी माँ के बराबर हो क्या जो तुम उनके बराबर में बैठी थी? मुझे नहीं पता था नमन, पढ़े लिखे होने के बाद भी तुम्हारी सोच इतनी छोटी होगी। अरे माँ जी मेरी माँ की तरह है, अगर मैं उनके साथ बैठकर टीवी देख भी लूँ तो इसमें बुराई क्या है? मैं घर की बहू हूँ या नौकरानी जो मैं परिवार वालों के साथ बैठ नहीं सकती? अगर तुम्हें इसी तरह से जुबान लड़ानी है ना तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। अगर मेरे साथ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। सुप्रिया अपने रिश्ते को बिखरते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए अब वो पति के अनुसार ही खुद को ढालने की कोशिश करने लगी थी। सास माधवी को देखकर अब सुप्रिया बिल्कुल सहम जाती। दिन भर अकेली घर के काम में जुटी रहती। सास के सामने ना कभी ऊंची आवाज़ में बात करती, ना ही उनके बराबर स्थान पर बैठती। सुप्रिया के ऐसा करने से अब नमन सुप्रिया से खुश रहने लगा था। बहू का व्यवहार कुछ बदला बदला सा लगता है। जैसे शुरुआत के दिनों में वो हंसती खिलखिलाती दिखाई देती थी, अब वो बात नज़र नहीं आती। मुझे देखकर जाने क्यों भाग खड़ी होती है। ना कभी सही से बात करती है, ना मेरे साथ बैठकर टीवी देखती है। कुछ बात पूछो तो बस हाँ या ना में गर्दन हिला देती है। अरे कितने अरमानों से शादी करके बहू लाई थी मैं। सोचा था बचपन से जिस साथ के लिए तरस रही हूँ शायद वो साथी मुझे मेरी बहू में मिल जाए। और मैं नहीं चाहती कि जिस अकेलेपन को मैंने जीवन भर महसूस किया मेरी बहू भी महसूस करे। आदमियों का क्या है, वो तो सुबह सुबह बैग उठाकर दफ्तर के लिए निकल पड़ते हैं। दफ्तर में उनके सहकर्मी मिलते हैं जिनके साथ हंसते बोलते उनका दिन बड़ी आसानी से निकल जाता है। लेकिन एक औरत तो घर में ही बंद होकर रह जाती है। वो चाह कर भी अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर घर से बाहर निकल नहीं पाती। अगर उसे घर के अंदर ही कोई दिल की बातें बांटने वाला ना मिले तो ये अकेलापन धीरे धीरे कुंठा में बदलने लगता है। और शायद यही वजह है कि बहू अब बुझी बुझी सी रहने लगी है। लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि बहू मेरे साथ खुल जाए। अरे भाई सुप्रिया, अब तो खुश होगी तू। अब बहू जो आ गई है घर में, तुझे तेरे अकेलेपन का इलाज तो मिल गया है। अब दोनों सास बहू खूब गप्पे लड़ाना, साथ में शॉपिंग करना, खूब मज़े करना। और हाँ, खड़ूस सासों की तरह मत बैठ जाना। जिस दोस्त के लिए तू जीवन भर से तरस रही है ना, ये समझ ले वो दोस्त तेरी बहू के रूप में अब तेरे घर में आ गया है। तू ठीक कह रही है मनु। मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरी बहू मुझे सास नहीं अपना दोस्त समझकर अपनी मन की बातें मेरे साथ करे, घूमे फिरे। लेकिन जाने क्यों मेरी बहू तो गुमसुम सी रहती है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। अरे माधवी, तू उसकी सास है और सास बहू में पूरी एक जनरेशन का गैप होता है। अब इतना आसान भी तो नहीं ना इस नई जनरेशन के बच्चों का हमारे साथ मिक्सअप होना। लेकिन एक आइडिया है, अगर तू थोड़ी सी मॉडर्न हो जाए ना तो शायद बहू तेरे साथ फ्रैंक हो जाए। माधवी, ये तूने बहुत अच्छा आइडिया दिया। तू ठीक कहती है। अरे मेरे जैसे हुलिये वाली सास को देखेगी तो वो तो बेचारी मुझे वही खुसट बुढ़िया समझने लगेगी ना। मुझे सबसे पहले अपना हुलिया चेंज करना होगा। अगले ही दिन जाकर माधवी अपनी लंबी चोटी को कटाकर कंधे तक बाल कटा लेती है और अपने बालों की सफ़ेदी छिपाने के लिए उन पर गोल्डन ब्राउन कलर करा लेती है। चलो, बाल तो मॉडर्न हो गए, लेकिन बस अब कपड़े और ख़रीदने होंगे। माधवी बाज़ार जाकर अपने लिए कुछ मॉडर्न ड्रेसेस खरीदती है और साथ में हाई हील सैंडल भी ले लेती है। माधवी बाज़ार में अभी शॉपिंग कर ही रही थी कि बहू का फ़ोन आता है। हाँ बेटा, क्या बात है? वो मम्मी जी आपसे कुछ पूछना चाहती थी। अरे बेटा बोल ना, क्या बात है, इतना संकोच क्यों करती है? वो मम्मी जी, शाम को मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही हैं
आप नाराज़ तो नहीं होंगी ना? मैंने उन्हें टालने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो अचानक से ही आने के लिए कहने लगी। अरे बेटा, इसमें नाराज़ होने जैसी क्या बात है? हैं? तू भी ना छोटी छोटी बातों को इतना तुल देती है। अरे ये तो खुशी की बात है ना कि तेरी सहेलियाँ आएंगी, इसी बहाने घर में थोड़ा माहौल अच्छा हो जाएगा। चल, तो उनके आने की तैयारी कर ले, मैं भी कुछ देर में पहुंचती हूँ। कुछ देर बाद माधवी मॉडर्न ड्रेस, हाई हील्स और छोटे बालों में घर में दाखिल होती है तो देखती है सामने बहू की सहेलियाँ बैठी हुई हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? आई एम गुड, थैंक यू। ओके, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ, तुम लोग बातें करो। माधवी के जाने के बाद, अरे यार, तू तो कह रही थी तेरी ना कोई देवरानी जेठानी है ना ही ननद, फिर ये कौन थी? अरे यार, वो मेरी जेठानी नहीं, सास थी, मेरी मम्मी जी है वो। क्या बात कर रही है यार, सास इतनी मॉडर्न भी होती है क्या? इतने मॉडर्न कपड़े, कलरफुल बाल, हाई हील्स। तेरी सास की तो जलवी ही अलग है। मुझे तो ये तेरी सास कम जेठानी ज़्यादा लग रही है। तभी माधवी फ्रेश होकर हॉल में आती है। कैसी तबीयत है माँ जी आपकी? अरे भाई, मुझे माजी वाजी मत कहो, मैं अभी इतनी बूढ़ी नहीं हूँ। वो तो मेरी शादी ही 13 साल में हो गई थी, वरना मेरी इतनी एज नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मैं तो तुम्हारे दोस्त की तरह हूँ, तुम मुझे माधवी दीदी कह सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है दीदी, आपका ना हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से कराया? अरे तीशा तांबा का सैलून है ना, बस वहीं से मैंने अपने हेयर्स करवाए। और ये देखो मेरा नेल एक्सटेंशन कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? ये भी मैंने वहीं से कराया। तुम लोग भी ट्राई करो, बहुत अच्छा सैलून है उसका। अच्छा, अगर चलना हो तो बता देना, कंपनी देने के लिए मैं भी साथ चल सकती हूँ। वैसे सच बताऊँ तो आप लगती नहीं सुप्रिया की सास, ऐसा लगता है आप उसकी जेठानी होंगी। तो ठीक है ना, आज से मैं इसकी जेठानी हूँ, सास नहीं। अब कोई भी पूछे ना माधवी कौन है तो यही बताना, मैं सुप्रिया की जेठानी हूँ। आते रहना तुम लोग। अच्छा, किसी दिन समय निकाल कर आओ, हम सब लोग ना साथ में शॉपिंग पर चलेंगे। माधवी का सहेलियों के साथ ज़रूर से ज़्यादा फ्रैंक होना और ख़ुद को कम उम्र बताना सुप्रिया को कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। वो अभी तक इस दुविधा में थी कि अचानक उसकी सास को हो क्या गया है। ऊपर से रंग बिरंगे बाल और मॉडर्न ड्रेस में उसे माधवी कुछ अजीब ही लग रही थी। कुछ दिन बाद माधवी बाजार से सब्जी लेकर लौट रही थी, तभी मिसेस शर्मा उसे रोक लेती हैं। अरे क्या बात है, आजकल तुम्हारी जेठानी दिखाई नहीं दे रही। अगले हफ्ते हमारी किटी है, बस इसके बारे में उनसे बात करनी थी। तुम मेरा मैसेज उनको दे दोगी ना? मेरी जेठानी? लेकिन मेरी तो कोई जेठानी नहीं है, आप किसकी बात कर रही हैं? अरे तुम्हारी जेठानी की, तुम्हारे घर में तो रहती है, अक्सर मैंने आते जाते देखा है उन्हें। गोल्ड कलर के बाल हैं और अच्छी अच्छी ड्रेस पहनती है। अरे भाई, किसके बारे में इतनी पूछताछ हो रही है? अरे मिसेस वर्मा, वो मैं इनसे पूछ रही थी, अगर ये किटी का मैसेज अपनी जेठानी को दे दे तो ठीक रहेगा। कई दिन से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये तो कह रही है कि इनकी कोई जेठानी ही नहीं है। ठीक ही तो कह रही है वो, उसकी कोई जेठानी नहीं है। उल्टा जिसके बारे में तुम पूछ रही हो ना, उसकी जेठानी नहीं बल्कि सास है। अरे भाई, इसकी सास उमा के तो पूरी कॉलोनी में चर्चे हैं। बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम बनी घूम रही है। पता नहीं क्या चस्का लगा है बुढ़ापे में बाल कटा के छोटे छोटे ड्रेस पहनने का। और तो और अपनी बहू की उम्र की लड़कियों को दोस्त बनाती घूम रही है। कहती है मुझे आंटी मत कहो ना, मैं तो दीदी हूँ। अरे आपने सुना नहीं क्या, बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं। लगता है इनकी भी सठियाने की उम्र हो गई है। मोहल्ले की औरतों को सास का मजाक उड़ाता देख सुप्रिया को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उनकी बातों का जवाब दिए बगैर सुप्रिया तेज़ कदमों से अपने घर लौट आती है। घर पहुंचकर, अरे सुप्रिया, ये मैंने अपने व्हाट्सएप में डीपी लगाने के लिए फ़ोटो खींची है, बताओ ज़रा कौन सी वाली लगाऊं, ये वाली या फिर ये वाली? बस करिए मम्मी जी, आप ये सब क्या लगा रखा है आपने? एक तो आप ये अजीब सा हुलिया बनाकर घूमती रहती हैं, ऊपर से हरकतें भी बचकानी करने लगी हैं। जैसे कपड़े आप पहन रही हैं ना, ऐसे कपड़े तो मैं भी नहीं पहनती हूँ। आपकी उम्र मुझसे भी कम हो गई है क्या? और चलो पहने तो पहने, व्हाट्सएप और फेसबुक में ऐसे कपड़े पहनकर फ़ोटो लगाने की क्या ज़रूरत है? जो भी देखेगा वो मजाक ही उड़ाएगा। अरे बहू, ऐसा नहीं है, आजकल तो सब पहनते हैं। और ये देख, आपने जैसी सेम ड्रेस मैं तेरे लिए भी लेकर आई हूँ। अब हम दोनों ट्विनिंग करेंगे। आजकल फैशन है ना एक जैसी ड्रेस पहनकर ट्विनिंग करने का। मुझे नहीं करनी माँ जी आपके साथ कोई ट्विनिंग।
और ये 60 साल की उम्र में ना 20 साल जैसा बिहेव करना बंद कर दो आप। आपकी एज के अकॉर्डिंग बिहेव क्यों नहीं करती आप? और हर किसी को ये क्या बताती घूमती है आप कि आप मेरी सास नहीं जेठानी है? अब मेरी जेठानी कैसे होगी? अरे बेटा क्या फ़र्क पड़ता है, कोई मुझे तुम्हारी जेठानी समझे, सास समझे या ननद है। अरे ये तो हमारे घर का मामला है, हम एक दूसरे के साथ कैसा रिश्ता रखेंगे ये तो हमारे हाथ में है। आपको क्या लगता है माँ जी, ये सब जो आप कर रही हैं, ये सब करके आप बहुत कूल लग रही हैं? मेरी जिन सहेलियों के साथ आप दोस्त होने का नाटक कर रही थी ना, उस सब के सब बाद में आपका मजाक उड़ा रही थी। और कोई क्यों नहीं उड़ाएगा आपका मजाक? 60 साल की उम्र में आपको भगवान का नाम जपना चाहिए, तो आप तो क्लब और किटी ज्वाइन कर रही हैं। मेरी उम्र की लड़कियों के साथ पार्लर जा रही हैं, कॉलेज गोइंग लड़कियों की तरह ट्रेंड फॉलो कर रही हैं। ये अच्छा लगता है क्या? क्यों बेटा, तुझे ये सब पसंद नहीं है क्या? तुझे शौक नहीं है कि तू लेटेस्ट स्टाइल की ड्रेस पहने, पार्टी में जाए, घूमे फिरे? शौक है माँ जी, लेकिन उम्र के हिसाब से शौक करने अच्छे लगते हैं। अब 25 साल की उम्र में मैं कॉलेज जाने वाली 18 साल की लड़कियों की तरह मिनी स्कर्ट पहनकर तो नहीं घूम सकती ना। घूमना फिरना एंजॉय करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें अपना बिहेवियर ऐसा रखना चाहिए ना कि कोई हमारा मजाक ना उड़ाए। अब मैं प्राइमरी स्कूल के बच्चों के साथ जाकर उछलने कूदने लगूंगी तो कोई मुझे पागल ही कहेगा ना। अरे बेटा माफ़ कर दे, सच बताऊं तो मुझे कोई जवान दिखने का शौक़ नहीं है। मैं बस यही चाहती थी कि मैं तेरी दोस्त बन सकूं, सास बहू का नहीं, दोस्ती वाला रिश्ता निभाएं हम दोनों। जब मैंने देखा कि तू मेरे साथ बहुत ही फॉर्मल तरीके से बातचीत करती है, ना हंसती बोलती है, ना मेरे साथ समय बिताती है, तो मुझे यही लगा कि शायद ये जो जनरेशन गैप है ये हमारी दोस्ती के बीच में आ रहा है। इसीलिए मैंने अपना कायाकल्प कर दिया। मैं जानती हूँ माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं, और आज के ज़माने में कौन ऐसी सास होगी जो अपनी बहू की खुशी के लिए खुद को बदलने को तैयार हो जाए। जिस तरह से आप मेरे साथ बातें करने के लिए, दोस्ती करने के लिए बेचैन है ना, वैसे ही मैं भी अपने अकेलेपन से ऊब चुकी हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि कोई मेरा दोस्त हो जिसके साथ मैं जी भर के बातें कर सकूँ, लेकिन आपकी बेटी को ये सब पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं आपके साथ सास बहू वाला रिश्ता ना रखूं, बल्कि आपको सास नहीं भगवान का दर्जा दूं। अरे मती मारी गई है मेरे बेटे की, मुझे कोई भगवान नहीं बनना, मुझे तो बस तेरा दोस्त बनना है, क्योंकि दोस्ती इस दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता होता है। ठीक है माँ जी, आज से हम दोनों दोस्त हुए, लेकिन उसके लिए आपको ऐसा हुलिया बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप जैसी हैं मुझे वैसी ही अच्छी लगती हैं, साड़ी में लाल रंग की गोल बिंदी लगाकर। आप सच में बहुत सुंदर लगती हैं। आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा अगर घर में किसी बात को लेकर होती है तो वो है महंगाई को लेकर। गरीब को पैसे सरकार देती है और अमीर के पास तो इतना पैसा है कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन इन सब में पीस जाता है बेचारा आम आदमी और आम परिवार, जिनका घर का बजट ही हिल जाता है। ऐसी ही कुछ परेशानी से गुजर रहा है हमारा अरोरा परिवार। अरे कल ही तो पैसे दिए थे 1 हफ्ते की सब्जी लेने के लिए। 1 हफ्ते की सब्जी के पैसे? अरे आजकल इतनी महंगाई है कि वो 1 दिन में ही खत्म हो गए जी। क्या 1 दिन में? अरे बेटा, दिव्या बहू की गलती नहीं है, इतना बड़ा परिवार है, सब्जियाँ भी तो इतनी लेनी ही पड़ती है ना। ऊपर से सब्जियों के दाम तो जैसे सोने की तरह हो गए हैं। सब्जियाँ लेने जाओ तो लगता है हीरे जवाहरात ले लिए। हाँ पर माँ, 1 हफ्ते का बजट 1 दिन में खाली होगा तो बाकी खर्चों के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे, कुछ तो करना होगा ना। अरे पर हम कर भी क्या सकते हैं, खाना तो बंद नहीं कर सकते। नहीं, खाना बंद मत करो, लेकिन एक काम करो, सब्जियाँ लेना थोड़ा कम कर दो। दाल, खिचड़ी, कढ़ी, मूंग ये बनाया करो ना ज़्यादा। हाँ भैया सही कह रहे हैं, ये सब बनाया करो और हमारी चिंता मत करो, हमें सब्जी नहीं होगी तो भी चलेगा, ठीक है। हाँ, आज एक काम करो, खिचड़ी बना दो, सब्जी की क्या ज़रूरत है, दही के साथ खा लेंगे। हाँ, कल ले लेना सब्जी के पैसे। अरे सब्जी के बिना खाने में मज़ा ही नहीं आएगा माँ जी। हाँ माँ जी, दाल, खिचड़ी, मूंग ये सब कैसे खाएंगे हम रोज़ रोज़। अरे पर वो दोनों भी क्या कर सकते हैं, महंगाई ही इतनी है कि दोनों को बजट भी तो देखना है ना। हाँ वो तो है। मैं कहती हूँ आज बाज़ार जाकर पिंकी और मैं कोई ऐसा सब्जी वाला देखते हैं जो कम दाम में सब्जी देता हो। माँ जी, हमारी पड़ोसन सुषमा आंटी है ना, वो तो कितनी कंजूस है, लेकिन फिर भी उनके घर में रोज़ सारी सब्जियाँ बनती है। वो कहाँ से लेती होंगी सब्ज़ी। हाँ माँ जी,
कल ही अपनी बहू से कह रही थी मेरे लिए टमाटर की चटनी बनाना। अरे टमाटर तो कितने महंगे हैं आजकल। हाँ, ये बात तो मैंने भी देखी है। मैं आज ही उससे पूछती हूँ कि वो सारी सब्जी कहाँ से लेती है। अब रोज रोज दाल और मूंग खाने से बचने के लिए घर की औरतों को कुछ तो करना ही था। इसलिए उन्हें ख्याल आया कि पड़ोसन जहाँ से सब्जी लेती है उसी जगह का, उसी सब्जी वाले का पता कर लेते हैं। तो कावेरी ने उससे पूछ ही लिया। अरे कावेरी, किस दुनिया में रहती है तू? तुझे नहीं पता इस मोहल्ले में कौन आता है? नहीं तो, मुझे कुछ नहीं पता। कौन आता है सब्जी देने? अरे सुबह को एक सब्जी वाला आता है जो इतनी ताज़ी और सस्ती सब्जियां ले आता है कि पूछो मत। वो रोज सुबह सीधा खेत से सब्जी लेकर आता है यहाँ पर। अरे वाह, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। हम तो खामखा सब्जी को लेकर इतने परेशान हो रहे थे। अब से ना रोज सुबह ले लिया करो तुम सब भी सब्जी, उसी से लेना। वो रोज ताज़ी ताज़ी सब्जी लेकर आता है अपने खेत से। अरे अब से हम भी यही करेंगे। सुबह 8-9 बजे आता होगा ना, वो ले लूँगी मैं। नहीं 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 नहीं, वो सुबह 5 बजे आता है, बस उसके बाद दिन में नहीं आता। तो तुम सबको तो 5 बजे ही सब्जी लेनी होगी, वरना उसके बाद तो सब्जियां बचती नहीं उसके पास। क्या, सुबह 5 बजे? वो क्या है ना, वो टमाटर लाल सब्जी वाला सुबह ही खेत से तोड़कर सब्जी यहाँ ले आता है, इसलिए सुबह ही सबको बेच देता है। अगर तुम लोगों को भी सस्ती और ताज़ी सब्जी चाहिए तो सुबह तो उठना ही पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है। कावेरी को सस्ती सब्जी का रास्ता तो मिल गया, लेकिन ये रास्ता नींद से होकर गुजरता था। लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। करते तो करते क्या, कावेरी ने रात को ही 5 बजे का अलार्म लगा दिया और सुबह टमाटर लाल की सब्जियां लेने के लिए उठ गई। अरे रे, सुबह के 5 बज रहे। आज सालों बाद देख रही हूँ कि सुबह ऐसी होती है। आए रे महंगाई, तेरी वजह से क्या क्या करना पड़ रहा है। सुबह उठ के सब्जी लेने के लिए भागो। अरे टमाटर लाल, यहाँ तो आना, आज से हमें भी सब्जी लेनी है। ज़रा यहाँ आओ, देखो तो क्या क्या है तुम्हारे पास। अरे एक से बढ़कर एक सब्जी है, आप खाएंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा माँ जी आपको। अरे वो सब तो ठीक है, पर तू इतनी सुबह क्यों आता है? थोड़ा लेट भी तो आ सकता है ना। अरे माँ जी, अच्छी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती है। अच्छा चल ठीक है, ये सारी सब्जियां दे दे। ठीक है माँ जी, अभी दे देते। कावेरी सब्जी लेकर घर आती है और सच में टमाटर लाल की सब्जियां सस्ती भी थी और ताज़ी भी थी। अरे ये सब्जियां तो सच में सस्ती और ताज़ी है एकदम। हाँ भाभी, आज बड़े दिनों बाद बैंगन दिखे घर में। आप ना बैंगन का भरता बना देना आज। हाँ हाँ, मैं बना देती हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन सुबह उठना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मेरी तो आँख ही नहीं खुल रही थी। अरे माँ जी, अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, आप ही ने तो कहा था। हाँ वो तो है, पर अब अरे कितनी अच्छी सब्जियां हैं, सच में आज तो मज़ा ही आ जाएगा। टमाटर लाल की सब्जियां देखकर और खाकर सबको मज़ा ही आ गया था। लेकिन अब कई दिनों तक उठने के बाद जब कावेरी ने देखा कि बाकी घरों में बहुएं उठ रही हैं, तो उसने भी अपनी बहुओं को बोलना शुरू कर दिया। माँ जी क्या हुआ, अब बैठे बैठे सो रही हैं क्या? अरे तो क्या करूँ, सुबह सुबह उठकर सब्जी लेना अब मुझसे नहीं होता भाई। मुझे उसके बाद पूरा दिन नींद ही आती रहती है। हाँ माँ, अब आपकी उम्र भी तो इतनी है ना। वही तो, इसलिए अब से दिव्या तू उठाकर और सब्जी ले आकर, ठीक है? मैं? माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? मैं 5 बजे नहीं उठ सकती हूँ, उसके बाद मुझे पूरा दिन काम करना होता है। अरे कुछ नहीं होता, और अभी तो तेरी उम्र ही क्या है, मुझसे ये सब नहीं होता। कल से मैं नहीं उठने वाली। अगर तुम लोगों को सब्जी चाहिए तो तू उठ जाना। माँ जी ऐसा मत कीजिए प्लीज़, मैं आज तक कभी इतना जल्दी नहीं उठी। अरे धीरे धीरे तुझे भी आदत हो जाएगी। कावेरी ने तो दिव्या से कह दिया कि अब उसे ही रोज उठना होगा सब्जी लेने के लिए। अब दिव्या को भी सास की बात माननी ही थी। अरे ये 5 इतनी जल्दी कैसे बज गए, अभी तो सोई थी मैं। ये माँ जी भी ना, मैं ही मिली थी उन्हें सुबह उठाने के लिए। अब कर भी क्या सकते हैं, अब उठी हूँ तो ब्रश भी करना पड़ेगा, और फिर तो नींद आने से रही। दिव्या जल्दी उठकर ब्रश करने के बाद टमाटर लाल से सब्जी लेकर आ गई, लेकिन उसके बाद उसे कमरे में आने के बाद नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह 5 बजे उठो, फिर तो नींद ही भाग जाती है। अब क्या करूं? और ये देखो अब 8 भी बज गए,
अब फिर से उठ के घर का काम करो, खाना बनाओ। मेरा तो पूरा दिन ही खराब चला गया। हाँ, अब नीचे जाती हूँ और क्या। अरे भाभी, आज आपने वो भिंडी नहीं ली सब्जी में? मैंने कहा था ना मुझे भिंडी खानी है। अरे सुबह उठकर मुझे भिंडी क्या, अपने कमरे का दरवाजा भी मुश्किल से दिख रहा था। क्या भाभी, आप भी सुबह ही तो उठना है, उसमें भी आप इतना बड़ा चढ़ाकर बोल रही हैं। अच्छा, तो एक काम करो, तुम उठा करो कल से, ठीक है? फिर भिंडी भी ले लेना, करेले भी ले लेना और टमाटर भी। अरे भाभी, मैं क्यों उठूं? आपको पता है मैं कॉलेज की कितनी पढ़ाई करती हूँ देर रात तक, कितना थक जाती हूँ। अरे हाँ, रिया कैसे उठेगी? वो पूरा दिन पढ़ाई करती है, रात को भी देर रात तक पढ़ाई करती है मेरी बच्ची। हाँ, इसके कमरे से रील की आवाज़ें आती रहती है, तो पता चल जाता है कि कितनी पढ़ाई चल रही है। अरे वो तो मैं ब्रेक लेती हूँ ना पढ़ाई से, तब देखती हूँ भाभी। हाँ, तो 5 बजे उठकर भी थोड़ा ब्रेक ही ले लेना, ठीक है? वैसे भी तुम्हें कसरत भी करनी थी सुबह जल्दी उठ के, इसी बहाने वो भी हो जाएगी। अरे बहू, क्यों बच्ची को परेशान कर रही हो? शादी के बाद तो उसे ये सब करना ही है, अभी तो उसे मायके में आराम करने दे। तुम मुझसे नहीं होता ये रोज़ रोज़ सुबह उठना माँ जी। अरे तुम तो रोज़ दिन को भी सो जाती हो, रिया नहीं उठेगी सुबह। भाभी, एक काम तो है आपके पास, उसमें भी आप क्यों कुड़कुड़ कर रही हैं? अच्छा, मैं कुड़कुड़ कर रही हूँ? ठीक है, मैं सुबह उठकर सब्जी ले लूँगी, लेकिन सिर्फ अपने लिए। अब जिसे सब्जी खानी हो वो सुबह खुद उठे और सब्जी ले ले, मैं नहीं उठने वाली। अरे ये क्या बात हुई? सिर्फ अपने लिए कोई सब्जी लेता है क्या? और नहीं तो क्या बहू, अगर तू सुबह उठ रही है तो सबके लिए सब्जी ले लिया कर। नहीं, मैं तो कुड़कुड़ करती हूँ ना, तो अब से हर कोई अपनी सब्जी लेगा और बनाएगा भी। ठीक है, आपको क्या लगता है कि हम सुबह नहीं उठ सकते? मैं कल से अपनी सब्जी अपने आप ले लूँगी। तो ठीक है, तुम दोनों को क्या लगता है कि मैं अपनी सब्जी खुद नहीं ले सकती? मैं भी अपनी सब्जी ले लूँगी और मेरे और रिया के लिए मैं खुद सब्जी बना भी लूँगी। सब्जी को लेकर जो जंग छिड़ी थी, अब उसमें एक नया ही मोड़ आ चुका था। जहाँ एक भी उठने को तैयार नहीं था, वहीं सब 5 बजे उठकर सब्जी ले रहे थे। क्या बात है, आज घर में मेहमान आने वाले हैं क्या खास? अब तीनों सब्जी लेने आ गई हो? अरे कोई मेहमान नहीं आ रहे भैया, मुझे अपनी सब्जी दे दो, वो करेले और टिंडे, और मुझे अपनी सब्जी दे दो, बैंगन और भिंडी। और भैया मुझे अपनी सब्जी चाहिए, गोभी और शिमला मिर्च, ठीक है? इन्हें क्या हो गया है? अपनी अपनी सब्जी का क्या मतलब होता है? खैर मुझे क्या, मुझे तो सब्जी देने से मतलब है, कोई भी कुछ भी ले। अरे ये टमाटर भी दे देना, मुझे भी टमाटर देना। मुझे भी। तीनों को अलग अलग से टमाटर दूँ? हाँ ठीक है ठीक है। तो माँ जी, आपके हो गए 100 रुपये, बड़ी भाभी के हो गए 120 और छोटी भाभी के 110। अभी लेकर आती हूँ। वैसे जिस समस्या को सॉल्व करने के लिए टमाटर लाल को खोजा गया था, वो तो फिर से जन्म ले रही थी, क्योंकि अब रोज़ कावेरी, दिव्या और पिंकी तीनों अलग अलग सब्जियां ले भी रही थी और बना भी रही थी। अरे ये बैंगन भी बने हैं और भिंडी भी और गोभी भी। हाँ, हमारे घर में तो मेहमान आते हैं तो भी 2 ही सब्जियां बनती है, अब रोज़ रोज़ 3-3 सब्जियां क्यों बन रही है? बैंगन मैंने बनाया है, भिंडी मैंने बनाई है और गोभी मैंने बनाई है। मैंने से क्या मतलब है आपका? अब तीनों ने अलग अलग सब्जी बनाई है, इसका मतलब एक दिन में आप लोगों ने 3 सब्जियां बना दी। गया हमारा बजट पानी में अनुज। हाँ, और तेल मसाले अलग से लग रहे हैं भैया। इन बहुओं को क्या लगता है कि मैं सुबह उठकर सब्जी नहीं ले सकती? अब से तो मैं ही लूँगी सब्जी, बस मैंने ठान लिया है। नहीं नहीं, आप ही ने तो मुझसे कहा था कि सब्जी तुम ले लेना, तो अब उठ रही हूँ सुबह जल्दी सब्जी लेने के लिए, अब मुझे कोई नहीं रोकेगा। नहीं नहीं, आप दोनों को क्या लगता है कि मैं नहीं उठ सकती सुबह जल्दी? मैं आप दोनों को साबित करके ही रहूँगी कि मैं भी सुबह जल्दी उठ के सब्जी ले सकती हूँ। वैसे तो अरे मेरी माँ, अब तू चुप कर, हमें 3 सब्जियां हजम नहीं हो रही है, चुप रहे तू बहन। ठीक है, ये तो आप दोनों कह रहे हो तो मैं चुप हो जाती हूँ, वरना मैं भी ना सब्जी ले सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अरे आप सबको समझ में नहीं आ रहा? ऐसे अलग अलग से सब्जी लेने से हमारा बजट कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा, और तो और घर में ज़्यादा खाना बनेगा, सो अलग गैस का बिल ज़्यादा, मसालों का बिल ज़्यादा, और तो और तेल का बिल भी ज़्यादा हो जाएगा। वो सब मैं नहीं जानती, मैं झुकेगी नहीं। अब तो मैं इन दोनों बहुओं को दिखा कर रहूँगी कि मैं भी इस उम्र में सब्जी ले सकती हूँ, और मुझे भी ये साबित करना है कि मैं कामचोर नहीं हूँ, मैं सुबह उठ भी सकती हूँ और सब्जी भी ले सकती हूँ। मुझे तो कहना ही मत,
भाभी ने कहा था जो सुबह उठेगा उसी की सब्जी होगी, इसलिए मेरे लिए तो अब ये एक चैलेंज बन गया है कि मैं अपनी सब्जी खुद ही खरीदूं। चैलेंज हो तो वैसे मैं भी। चुप कर बहन, चुप बहन। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। घर में आकाश और अनुज की बातों को तीनों नहीं समझ रही हैं। पहले का आलम ये था कि कोई नहीं उठ रहा था, फिर ये हो गया कि तीनों उठने लगी, लेकिन अब रोज रोज उठने के बाद वो तीनों थकने भी लगी थी। आज तो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा। आज तो पिंकी और माँ जी सब्जी ले लेंगी, आकाश तो उसी में से सब्जी खा लेंगे, मैं खिचड़ी बना लूँगी अपने लिए। सो जाती हूँ। आज तो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा है। वो दोनों तो वैसे भी सब्जियाँ ले लेंगी, मैं खिचड़ी बना लूँगी। सो जाती हूँ। आज तो इतनी नींद आ रही है, उठा ही नहीं जा रहा है। एक काम करती हूँ, आज सो जाती हूँ। एक दिन सब्जी नहीं बनेगी तो चलेगा, आज कुछ और बना दूंगी। इतने दिन उठने के बाद अब उनका मन डगमगाने लगा था, इसलिए आज कोई भी सब्जी लेने नहीं उठा था। और फाइनली आज किसी ने भी सब्जी नहीं बनाई थी। आज टेबल इतना खाली खाली क्यों है? आज तो मैंने खिचड़ी बनाई है। हाँ, आज मैं भी नहीं उठी थी सब्जी लेने, तो मैंने भी खिचड़ी बनाई है खाने में। आपने भी? आपने भी मतलब भैया इसने भी खिचड़ी ही बनाई है। अरे इतनी खिचड़ी का करेंगे क्या? भैया हमारी किस्मत तो देखो, कभी 3-3 सब्जियां मिलती है खाने को और कभी सिर्फ खिचड़ी। अभी ये इतनी सारी खिचड़ी बन गई है खाने में, तो लगता है दोनों वक्त खिचड़ी ही खानी पड़ेगी। हे भगवान, ये सब्जी वाला सुबह ही क्यों आता है? दिन को क्यों नहीं आ सकता? आकाश और अनुज की हालत कुछ ऐसी थी, किसी दिन उनको 3-3 सब्जियां मिलती तो किसी दिन सिर्फ चावल से काम चलाना पड़ता था। और अब उन तीनों की भी हिम्मत जवाब देने लगी थी। भैया आज सोचो खाने में क्या होगा। अब तो मुझे खाने के टेबल पर बैठने में ही डर सा लगता है, पता नहीं है कब क्या आ जाएगा। चलो भैया शर्त लगाते हैं, आज सब्जी होगी या सिर्फ चावल की पुलाव। इसे देखो, कोई शर्म है कि नहीं? अरे भाई किससे शर्म नहीं है, क्या हो गया? अरे सुषमा, कैसे आना हुआ? आजा आजा। हाँ हाँ आंटी बैठिए ना, पुलाव खाइए चावल का। क्यों, घर में सब्जी नहीं है क्या? अरे सब्जी की तो बात ही छोड़ दे, सब्जी नहीं जंग का मैदान हो गया है सब्जी लेना। सुबह 5 बजे उठते उठते हमारी हालत ख़राब हो जाती है। क्या हुआ, तू ऐसे क्यों देख रही है? अरे तुम सब किस दुनिया में रहती हो? हम सब ने तो टमाटर वाले को अपना नंबर दे दिया है, एक दिन पहले ही सब्जी लिखवा देते हैं और वो सुबह घर के बाहर सब्जी रख कर चला जाता है। हम में से कोई नहीं उठता। क्या क्या क्या? सत्यानाश। सत्यानाश।